नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस देखते हैं, जिसमें हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस न्यूज और एडिटोरियल होते हैं उसके डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूं, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो न्यूज है, कंस्ट्रक्टिव न्यूज है, उसकी डिस्कशन आपके साथ कर सकूं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा या आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं फिल्म्स और न्यूज के, तो आप हमारी वेबसाइट www.islifestyle.com की मुलाकात ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के एडिटोरियल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी डिस्कशन करते हैं। जैसे टॉपिक है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कुछ ऐसे टॉपिक है जो करंट में आए तो उस पर ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए, तो उसमें से भी एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बताया क्या जा रहा है कि हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा, उन्होंने बताया है इंडिया को कि जो हमारी कोल पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो हमको 2030 तक 45% क्या करनी है, उसको कम करना है, ठीक है, जितना हो सके उतना। तो उस एक करने में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि बातें यहाँ पे बहुत सारी बताई गई है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वही मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी ये सारे टॉपिक क्लाइमेट चेंज में आपने प्रिपेयर किया ही होगा, क्या क्या रीजन है और क्यों ये कहा जाता है, वो दोनों डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि कोल के इस्तेमाल से, ठीक है, हम कोयले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और बाकी कोयले का जो भी कोई आंतरिक मशीनरी में उपयोग होता है, तो उससे क्या होता है, उससे होता है कार्बन का उत्सर्जन, ठीक है। अभी ये दो प्रकार से हानि पहुंचाता है। एक कैसे कि कार्बन का एमिशन होने से वो एयर को पोल्यूट करता है, और ये एयर का पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर में हमने देखा होगा सी लेवल राइज होगा। सी लेवल कैसे राइज होगा, यदि टेम्परेचर जितना है उससे बढ़ गया, ठीक है, 0.51 सेल्सियस भी बढ़ गया, तो उससे जो ग्लेशियर है उसकी बर्फ पिघलने लगी, और वो ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी तो उतना पानी सी लेवल में चला जाएगा, ठीक है, तो सी लेवल राइज हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी तटीय एरिया है, ठीक है, वो पानी में चले जाएंगे। तो ये एक इंटरलिंक है। इसको ध्यान में रखते हुए बताया क्या जा रहा है कि भाई जितना हो उतना आप कोल पे डिपेंडेंसी कम रखो। तो कोल की हम जो भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं, या तो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, या इसके अलावा ग्रीन एनर्जी में आप सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या समस्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दो टर्म समझ लीजिए कि भाई जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है टेरी, जिसके रिसर्च और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा जो डेटा बताया गया है कोल के इस्तेमाल से जो पोल्यूशन फैलता है उसके बारे में। और महत्वपूर्ण, इंडिया को पेरिस जो एग्रीमेंट था, ठीक है, उसमें इंडिया ने कमिट किया था कि इंडिया को अपना जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 2 सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने देना नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो भी करना पड़े, यानी फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल, कार्बन इमिशन को घटाना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें इम्पैक्ट देना। और दूसरी चीज यहाँ पे दो कंपैरिजन डेटा दिया गया है जो कि बेस है कार्बन इमिशन पे। तो इंडिया का अभी कितना है, 0.5 टन पर कैपिटा, ठीक है, और ग्लोबल एवरेज देखें, ये डेटा याद रखिएगा आपको करंट के टॉपिक से ही मिल सकता है। तो ग्लोबल एवरेज है 1.3 टन, ठीक है। उसमें भी कौन कौन सी कंट्रियां है, तो उसमें भी मेनली जो कंट्री है, ठीक है, वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये सब लीडिंग है कि जो कार्बन इमिशन में सबसे आगे। दूसरी बात हो रही थी कार्बन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलिटी की। इसमें क्या करना है कि भाई कार्बन का इस्तेमाल ही नहीं, उत्सर्जन हो ऐसे चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करना है, ताकि कार्बन का इमिशन कम हो जाए। तो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो दूसरी चीज यहाँ पे जो चैलेंज है उसकी बात कर लेते हैं कि भाई मान लो हम कोयले का इस्तेमाल करके अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं,
वो है 184 गीगावाट, ठीक है। और मान लो कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर इसको हम सब्सटीट्यूट करके आगे चले तो हमको 750 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी। हम कोयले को हटा के नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल पे अगर डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो उससे हम इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, यदि हम सोलर एनर्जी पे फोकस करना चाहें, हम जो सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो सिलिकॉन के बने होते हैं, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते, इसके लिए इंडिया डिपेंड है दूसरी कंट्री पे। उस पर भी मैं बात करूं तो मेनली चाइना पे, ठीक है। और चाइना के बारे में तो आपको पता ही है, इंडिया जितना भी हो सके बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। और इस कंडीशन में वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड करे तो उसके ऊपर इकोनॉमिकल जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। और अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमिकल क्राइसिस में, ठीक है, तो अभी ये हो नहीं सकता, यानी ये टारगेट अचीव करने में इंडिया को अभी टाइम लगेगा, ठीक है। चैलेंजेस है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है यदि इंडिया जो सोलर एनर्जी की जो पैनल्स है, ठीक है, वो मेड इन इंडिया ही हो, इंडिया में ही बने, भले थोड़ा टेक्नोलॉजी पे खर्च हो, लेकिन वो खर्च ऐसा होगा कि अभी ज्यादा होगा, लेकिन इन फ्यूचर में इसका जिस प्रकार से इस्तेमाल हो, ठीक है, इंडिया खुद का ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर ले सिलिकॉन सोलर पैनल बनाने में, तो इन फ्यूचर में घर घर में सोलर पैनल लग जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में जो डोमेस्टिक इस्तेमाल होता है, यानी घरेलू इस्तेमाल के जो होम अप्लायंस के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर इंडिया पूरा आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इंडस्ट्री के लिए ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, जैसे आपने सोलर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, ठीक है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होगी। तो यही बात हो रही है कि भाई जितना हो सके इंडिया को अपनी कोल पे जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, कोयले पे अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको हटाना होगा, उसका जो भी अल्टरनेटिव है वो इंडिया को फॉलो करना होगा। तो यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। हालांकि आप इस टॉपिक को ऐसे देख सकते हैं कि हम कितना फोकस कर सकते हैं जो ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर, ठीक है, पानी के बहाव से या सूर्य की किरणों से या विंड फार्म से, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। दूसरी यहाँ पे बात हो रही है कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेके। जैसे पहले ही हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है, उसका नाम है चाकसोल्ड वैक्सीन। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो सेम उसी प्रकार से जो रशिया ने अपनी वैक्सीन ढूंढी थी, ठीक है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रही है हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज कंपनी, ठीक है। अभी क्लिनिकल ट्रायल में फेज 3 में क्या होंगे, वॉलेंटरी पे टेस्टिंग होगी, और जैसे ही ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट हो जाएगी जो कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। हालांकि जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट में उसके द्वारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था उसको रोक दिया गया था। रीजन बताया गया था कि सेफ्टी डेटा में अभी और एनालिसिस बाकी है, हम पूरी तरह से क्या होना चाहते हैं, पूरी तरह से हम सही होना देखना चाहते हैं ताकि उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो अभी वो फिर से ट्रायल शुरू हो गए, उसके बारे में बताया। एक चीज आपको मुझे बतानी है जो मैंने आपको बताया था कि जो स्पुतनिक 5 है, ठीक है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन में और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें वेक्टर एज अ वेक्टर कौन सा वायरस इस्तेमाल हो रहा है, मैंने आपको फिगर दिखा के बताया हुआ है, ठीक है। जिसको भी पता हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो पता चले कौन कौन लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और नोट्स का रिवीजन भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वही है, करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं करना, उसको अच्छे से समझना भी है। फिर मैंने एक टॉपिक की चर्चा आपसे कल की थी, उसकी रिवीजन आज हो रही है इन डिटेल। तो जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे प्रशांत भूषण जी वाला केस था जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही थी, उसी प्रकार से जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें साउथ में जो एक्टर है, तमिल एक्टर सूर्या, जो आपने मूवी देखी होगी उनकी, सूर्या सिंघम, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, तो आपको पता चल ही जाएगा उस एक्टर को जो नीट की एग्जाम को लेकर जो स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी उनका पक्ष लिया था। और उन्होंने कमेंट किया था कि भाई जो जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जो जजेस जजमेंट दे रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जजमेंट दे रहे हैं और वो चाहते हैं, ठीक है, वो डरे हुए कोरोना वायरस से और वो चाहते हैं कि बच्चे इसकी एग्जाम बाहर जाके दे, ठीक है।
तो उनके इस स्टेटमेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर लिया गया है और ये फिर से केस चलेगा। अब इसमें क्या बताया जाएगी उसकी बात होगी। तो मैं फिर से एक बार रिवीजन कर लेता हूँ ताकि पुराने बच्चे हैं उनको रिवीजन हो जाए और नए बच्चों को पता चल जाए कि क्रिमिनल जो कोर्ट ऑफ कंटेंट होता है उसमें टू टाइप होता है। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या रहता है, मान लो कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है आप उसको मान नहीं रहे, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी आप कोर्ट की जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें आप विघ्न डाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आते हैं, दोनों की सजा अलग अलग है, दोनों के प्रावधान अलग अलग। एक क्वेश्चन जिसकी मैंने डिस्कशन आपसे की थी वो आपको मुझे बताना है कि हमें किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करना है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका अप्रूवल लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, और लेना पड़ता है तो किस कंडीशन में लेना पड़ता है, ठीक है। वो जिस भी बच्चे मैंने बताया हुआ ये, ठीक है, जिस बच्चे को भी पता है उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तक, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो किस बेस के लिए चाहिए, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है ताकि पता चले आपकी करंट बेस प्रिपरेशन कैसे हो रही है। तो इसमें भी जो भी कोई डिसीजन लेगा तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। बाकी इसके सारे पॉइंट हमने प्रशांत भूषण जी केस में एक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है, पैसिव क्रिटिसिज्म क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में लिमिटेशन कहाँ पे दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 19(1) ए क्या है, ठीक है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे दी गया है, ये सारी डिस्कशन हमने ऑलरेडी प्रशांत भूषण जी केस में की हुई है। तो आपने यदि और लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगस्त 19 अगस्त 20 अगस्त 21 अगस्त 22 अगस्त, ठीक है, पिछले महीने के ही जो करंट के टॉपिक है, ठीक है, जब प्रशांत भूषण जी वाला केस चल रहा था तब मैंने डिस्कस किया हुआ, आप देख लीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक आया है यूनाइटेड नेशन के टॉपिक के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे डेटा दिया गया है, तो मैं सभी को इन संक्षिप्त नहीं बताऊंगा, जो मेन चीज यहाँ पे बताई गई वो मैं बता देता हूँ और बाकी करंट से जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। यूनाइटेड नेशन में आपको पता होगा जैसे 15 मेंबर रहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो ऐसे जो देश है कि जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है G4 ग्रुप। उसमें कौन कौन आता है, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये ऐसे मेंबर है जो कि परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। परमानेंट मेंबर है, परमानेंट सीट है, उसमें पावर क्या है, तो वो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसी को लेके यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि भाई जो 5 कंट्री परमानेंट मेंबर है, ठीक है, वो अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो ग्लोबली जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, यूएन का, उस प्रकार से वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज कि भाई मान लो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई आप मेजोरिटी के बेस पे भी डिसीजन नहीं लेते, जैसे 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, यदि किसी भी बिल को लेके या किसी भी सुझाव को लेके 3 मेंबर एग्री है, ठीक है, 3 मेंबर एग्री है या 4 मेंबर भी एग्री है और एक मेंबर एग्री नहीं है, तब भी आप उस पर डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक मेंबर भी उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक देता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप 5 मेंबर रखो, तो उस पर क्या कर दो, आप उस पर मेजोरिटी रख दो, यानी किसी भी सुझाव में यदि 3 कंट्री मेंबर सहमत है, ठीक है, तो आप उसको पास कर दो। दूसरी चीज जैसे यहाँ बताई जा रही है कि भाई परमानेंट सीट बढ़ानी है, ठीक है, तो हम ये मान लो कि ये 4 मेंबर है उनको बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके पास कोई वीटो पावर रहेगी नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज कि भाई जैसे कि अभी मान लो 15 सीट है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो कहा क्या जाता है कि भाई आप नॉन परमानेंट जो सीट है उसको बढ़ा दो, ठीक है, इसका तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, वैसे भी बाकी सारे मेंबर तो पार्टनर मेंबर तो है ही, तो नॉन परमानेंट सीट के लिए यहाँ पे बात नहीं हो रही, बात हो रही परमानेंट सीटों के लिए और पावर के लिए, तो यही बात हो रही है। और इंडिया का भी देखे तो इंडिया भी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है, क्यों, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी अच्छा है, ग्लोबली भी उसका इम्पैक्ट है, पावर है, ग्लोबल है, फिर भी हो नहीं पाता है, क्यों, इसके लिए जैसे परमानेंट मेंबर में मैं आपसे बात करूं
तो उसमें भी 3 कंट्रियां है वो सपोर्ट करते हुए इंडिया परमानेंट मेंबर होना चाहिए, लेकिन चाइना अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने से हमेशा के लिए रोकता आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के यदि आपको पूछा जाए कि इंडिया परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन पाता, तब भी आप लिख सकते हैं। और यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, उनके कार्य को लेके भी क्वेश्चन कहा जाए तो आप उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से एक टॉपिक आया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, तो इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड राइजिंग है, वो चाइना की एलएसी का प्रॉब्लम के लिए चुनौती बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इसकी मैंने इन डिटेल डिस्कशन आपके साथ की हुई है, ठीक है। तो उसमें फिर से एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ कि पहले मालाबार एक्सरसाइज होती थी, नेवल एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, चाइना और इंडिया, अमेरिका और जापान 3 कंट्रियां थी, ठीक है। लेकिन अभी उसमें चाइना भी ऐड हो गया है। तो उसमें क्या करा जाए कि भाई ये जो 4 कंट्रियां हैं, ठीक है, जिसको क्वाड बोला जा रहा है, ये एक प्रकार की नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नेवी एक्सरसाइज ही होगा, ये किसी प्रकार का अलायंस नहीं है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि भाई मान लो कि इसको चाइना एज ए अलायंस मान ले कि भाई इंडिया है वो एंटी चाइना अलायंस ओपन कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो अपनी जो एलएसी पे एक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। यानी वो ऐसा सोचेगा कि इंडिया है वो चाइना के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहा है, और इसी की चिंता इंडिया को है, इसलिए क्वाड में ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको ज्यादा एग्रेसिवली ले रहा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया जाए कि ना किया जाए, और किया जाए तो किस प्रकार से किया जाए, और उसको डिस्प्ले किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि सोचने की बात यह है कि इसको यदि चाइना एंटी चाइना अलायंस मान लेता है, ठीक है, तो रशिया के साथ जुड़ के इन सारी जो कंट्री है उसके अगेंस्ट काम कर सकता है, तो ये इंडियन इंटरेस्ट के लिए भी बेहद घातक हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन किया था कि जो भी इंडो पैसिफिक एरिया है और पैसिफिक एरिया है, वहां पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है, तो उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंडिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज अभी मैं और दो तीन एक्टिविटी है उसकी चर्चा करेंगे, तभी मैं बताऊंगा कि इंडिया है वो इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल है। इंडिया की नेवी पावरफुल है कि जो चाइनीज सबमरिया होती है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, वो कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, और उस पर काउंटर भी करती है। और हमने अंडमान निकोबार वाला एरिया भी मैंने आपसे बात की थी कि भाई जो मलाक्का स्टेट है, ठीक है, जो पैसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन के साथ जोड़ता है, उस एरिया में सबसे पहले कोई मिलिट्री बेस आता है तो वो इंडिया का आता है। तो चाइना को उससे भी प्रॉब्लम है, इसलिए भी वो एलएसी पे ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो पॉइंट है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं, आप टॉपिक पढ़िएगा। ना समझ में आए तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे आपको जो भी कोई बात होगी उसके बारे में। तो बारी बारी से जो भी चीजें उसको देख लेते हैं। तो इसके अलावा जो आज आया है इमेज में, तो इमेज में दिखाया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जो मेंबर है पुलिस कर्मचारी, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जुडिशरी जो सिस्टम है वो उस पर कोई एक्शन लेगी नहीं। तो ये चीज को हाईलाइट किया गया है पिक्चर में। और बाकी मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के बारे में, प्रिवेंशन और क्रूरलिटी एनिमल एक्ट के बारे में बताया गया है। तो आपने पेटा तो सुना ही होगा, ठीक है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो उसी के बारे में आगे यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, जहाँ पे किसी भी पालतू पेट्स के द्वारा किसी पे भी वायलेशन होता है, ठीक है, तो पेनल्टी के रूप में वहां पे 50 रुपए क्या किया जाता है, उसको पेनल्टी लगाया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव है, पढ़ लीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं आप आराम से समझ सकते हैं। दूसरा कि भाई किसी की पालतू जो प्राणी है, ठीक है, तो उसको कोई भी प्रकार के जो पेनल्टी करने से पहले जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, तो उस जुडिशरी सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहे क्या ना लेना चाहे। तो प्रोसीजर काफी लंबी है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। तो वही सारी डिस्कशन यहाँ पे की गई, इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, फिर भी टॉपिक एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि एनिमल वेलफेयर और जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए प्रीलिम्स या मेंस में, तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सके। फिर
डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ जो अभी महत्वपूर्ण है उस टॉपिक के बारे में। तो वो बताया जा रहा है 2+2 डायलॉग जो है उसके बारे में। तो ये है अमेरिका और इंडिया के 2+2 जो डायलॉग है उसके बारे में, जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। तो आप बीसी आपको तो पता होगा, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जियो स्पेटिल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो इसका इंडिया और जो अमेरिका है, ठीक है, उसके 2+2 यानी दो डायलॉग के व्यक्ति इंडिया से और दो अमेरिका से जो जितने भी एग्रीमेंट है उस पे अपने सहमति देके एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो उसमें लामो आएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो ये अपने जो भी इंडिया के मिलिट्री बेस है उसका इस्तेमाल नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए कर सकते हैं, जैसे स्टे के लिए, फ्यूलिंग के लिए, ठीक है, और बाकी किसी काम के लिए। दूसरा है कॉमकासा, ठीक है, द कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये सोमिया। देखिए इसके सारे फुल फॉर्म है, जो करंट बेस जो भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं, ठीक है, उसके फुल फॉर्म भी आपसे फिलिप्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण रहते हैं, कौन कौन कंट्री इन्वॉल्व है वो भी देखना होता है, कहाँ और क्या हो रहा है वो भी आपको देखना होता है आईआर के टॉपिक में। फिर आता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनएक्स आईएस है, ठीक है। तो ये सारे जो पार्टनर है, ठीक है, इंडिया और अमेरिका और बाकी जो मैंने लामोआ में आपसे जिक्र किया था जो क्वाड कंट्री है, ठीक है, वो सभी लोग अपने जो इंडिया के मिलिट्री बेस है उसको नॉन मिलिट्रिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपसे डिस्कस किया मैंने, और इसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसकी मैं आपसे इन डिटेल डिस्कशन कर लूँ। तो एक आता है अपना वर्ल्ड में जो गिलगित और बलिस्तान वाला जो एरिया है उसके बारे में। तो रिपोर्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज है, जैसे ये टॉपिक जब आया था, ठीक है, जब करंट में था तब हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो चाइना है उसने चाइना के बीजिंग एरिया से, ठीक है, इंडिया के पीओके वाले एरिया से पाकिस्तान तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, ठीक है। इंडिया ने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि भाई आप इंडियन टेरिटरी में रोड बना रहे हो जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, ठीक है। पीओके वाला जो एरिया है यानी जम्मू कश्मीर के टॉप एरिया वाला, जो एलओसी के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद वाला एरिया है, जो पार्टीशन के टाइम से ही पाकिस्तान ने क्या किया, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपना क्लेम वहां से छोड़ा नहीं है। तो उस एरिया से चाइना ने क्या किया था, रोड बनाया था, ठीक है, हाईवे, और अभी उसको ये ऑफिशियली करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी बात पे फोकस किया जा रहा है कि भाई जो ए एरिया है, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है उसको इमरान के द्वारा अनाउंस कर दिया जा रहा है रीजन। तो इंडिया फिर से इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसके सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं, और इसके लिए वो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या कर रहा है कि भाई इसके लिए पाकिस्तान को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च चाहिए, ठीक है, डैम के लिए, रोड के लिए, वो प्रोवाइड किया जा रहा है, और बदले में चाइना की एक ही डिमांड है कि उसका कोई भी रीजन चाइना को मिल जाएंगे, ऐसे टेरिटरी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी जो भी अलग अलग न्यूज है उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तब देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, अपना नाम और एरिया का नाम। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।